हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, आज हम जो क्लास 6 की पॉलिटी है यानी कि जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट, ठीक है। तो उसका हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट। बच्चों, इससे पहले मैंने यूनिट फर्स्ट जो थी जिसका नाम था डाइवर्सिटी, वो पूरे चैप्टर जो 1 एंड 2 दो चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर दिए, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड सेकंड चैप्टर का नाम था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों, वो कंप्लीट हो चुका है। वो हमारी प्लेलिस्ट है जो क्लास 6 एनसीईआरटी की, उसे आप चेक कर सकते हैं। और अब इन जो लेक्चर्स को जो दो लेसन्स के लेक्चर्स हैं उनको आप देख सकते हो। तो बच्चे, अब हम शुरू करते हैं यूनिट 2 गवर्नमेंट। बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इससे पहले भी आप देख रहे हैं तो बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब हम बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे जो एडवांस लेवल की बुक्स हैं उनको हम लेकर आने वाले हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड अदर सब्जेक्ट्स की हम लेकर आने वाले हैं। और बच्चों, अगर आपको हमारा जो लेक्चर है लेट्स एडू एकेडमी के लेक्चर्स हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो बच्चों लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3। तो क्योंकि यूनिट 2 में हमारा जो शुरुआत है, पहला चैप्टर है वो चैप्टर 3 है जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। व्हाट इज गवर्नमेंट। बच्चों, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ थोड़ा, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखे। यहाँ पर ये मैं ब्लू कलर का ले लेती हूँ, ठीक है बच्चों। ये है व्हाट इज गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है? तो बच्चों, आप खुद सोचिए एक बार कि गवर्नमेंट क्या है। आप इस इंडियन सोसाइटी में रहते हैं बच्चों, तो आप खुद सोचिए कि एक बार थोड़ा सा सोचिए कि गवर्नमेंट क्या है, यानी सरकार क्या है, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? सरकार के बारे में। जो सिस्टम इंडिया में है हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है, क्या है? आप एक बार सोच के देखिए इसके बारे में बच्चों। चलिए ठीक है, अब मैं बताती हूँ गवर्नमेंट क्या है। हम यहाँ पर शुरू करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 3 में लिखा है, यू मस्ट हैव हियर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन्ड सेवरल टाइम्स। बच्चों, आपने ये कहना चाहते हैं कि आपने गवर्नमेंट का ये जो वर्ड है, जो शब्द है, वो आपने बहुत बार सुना होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, भले ही न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स में आपने कहीं ना कहीं तो सुना है, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट मीन्स। इस चैप्टर में जो आप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट, उसमें आप क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे? व्हाट इज इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है, इज एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इज इट प्लेज इन अवर लाइफ। और ये जो महत्वपूर्ण जो रोल हमारी लाइफ में प्ले करती है, कौन कौन से रोल हैं, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे, जिसका नाम है चैप्टर जो है चैप्टर 3, जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट, ठीक है। व्हाट डू गवर्नमेंट डू। बच्चों, सरकार क्या करती है, ठीक है। गवर्नमेंट डू मतलब क्या करती है। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, मतलब सरकार कैसे डिसीजन ले लेती है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये कहना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है कई टाइप की जो गवर्नमेंट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में कई टाइप की जो गवर्नमेंट है। सच एज, जैसे कि इन्होंने दिया है, सच एज क्या मोनार्चीज मीन्स राजतंत्र एंड डेमोक्रेसीज मतलब लोकतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड में एक दो तरह की, ज्यादातर दो तरह की जो गवर्नमेंट मतलब रन करती है, जैसे कि पहला है मोनार्चीज, जैसे कि जो राजतंत्र है, जैसा आपने देखा होगा यूएई में, जहाँ पे कौन से कैसी सरकार है, जहाँ वहाँ पर क्या है, सुल्तान होते हैं, ठीक है। वहाँ एक फैमिली की का ही एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मीन्स वही पावरफुल होती है, वही पूरे जो कंट्री को
रन करती है, ठीक है। तो और बल्कि जो अदर कंट्रीज है उसमें भी क्या है, डेमोक्रेसीज है। मीन्स डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र है। और बच्चों मोनार्चीज का एक और उदाहरण है जिस आपने सुना होगा, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में भी सुना होगा कि वहां पे भी बोलते हैं कि शासक होते हैं, ठीक है। तो वहां के बारे में भी मतलब जो वर्ड है दो पार्ट में डिवाइड है, मतलब दो तरह की सरकारों को वो एग्री करते हैं, मीन्स मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मोनार्चीज एंड डेमोक्रेसीज, कुछ लोग राजतंत्र को मानते हैं, कुछ लोग लोकतंत्र को मानते हैं, ठीक है। रीड मोर एंड फाइंड आउट, मतलब अब आगे पढ़िए आप इस एनसीईआरटी की बुक को और ज्यादा इसके बारे में जानिए कि गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जैसे कि गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेस्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, मतलब गवर्नमेंट क्या है, कुछ मतलब उनके लिए कुछ कर रही है। जैसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, जैसे बच्चों जो घरों में काम करते हैं, जैसे घर बनते हैं तो वो काम करते हैं, उनको एक और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि जो उनका काम है वो एक निश्चित नहीं है, वो टाइम टू टाइम महीने 2 महीने में बदलता रहता है। ऐसे लोग के लिए सरकार क्या करती है, उनकी बचाव के लिए, उनकी आगे की लाइफ के लिए या उनकी बेनिफिट के लिए क्या करती है सरकार, ये लिखा हुआ है। डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड्स सून सेज गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर एक आपने ये जो लिखा हुआ बच्चों टॉपिक, ये सारे एक तरह से ये दिखाना चाहते हैं कि जो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होती है ज़्यादातर गवर्नमेंट के बारे में इस टाइप की होती है, जैसे डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट, ठीक है। कि ऐसे कौन कौन से मतलब कुछ फ्लड आ कहीं पर फ्लड आया है तो गवर्नमेंट उसको कैसे टैकल करेगी, वो क्या प्लान बनाने जा रही है, वो यहाँ पर बताया गया है। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ऑनियंस, सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट, मीन्स इन्होंने बोला है गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्राइजेस होते हैं ऑनियन के, या जैसे कि प्याज होते हैं, प्याज की क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ समय ऐसा होता है कि उसके जो प्याज के जो रेट है, मतलब भाव है, वो कभी कभी जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल पर्सन्स हैं, जो मतलब जैसे लेबर हो गए या फिर थोड़ा मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है उनको मार्केट से खरीदना, ठीक है। तो सरकार क्या कहती है, इस प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम्स को फिक्स करती है और इनकी और बताती है अपनी जो पॉपुलेशन है, मतलब एक स्टेट मीन्स जो कंट्री है उसके बारे में जो उनको बताती है कि मार्केट में इसकी कोई कमी नहीं है ऑनियन की, और आप सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो मतलब अगर बढ़ जाते हैं रेट तो उसको कम करने का भी काम कौन करती है, सरकार करती है। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 more जजेस, गवर्नमेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास 5 more जजेस मतलब और भी जजेस होने चाहिए, या फिर वो क्या करेंगे, 5 जजेस को और मतलब और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजेस और प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा कुछ रूल गवर्नमेंट निकालती रहती है क्या कुछ, कि मतलब थोड़ा जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या करा, 5 more जजेस और सेलेक्ट कराने के लिए बोला, ठीक है। ऐसा कुछ करते रहे, जो न्यूज में आपने ज्यादातर कई बार सुना होगा, ऐसी न्यूज़ आती रहती है। गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, जैसे कहीं 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 पर क्या होता है बच्चों की, जैसे कोल मीन्स कोयले की खदान होती है या कुछ इश्यूज होते हैं, और जो पावर सेक्टर मतलब जहाँ से जो लाइट जो होती है, बिजली होती है, तो बिजली विभाग में क्या करती है, कुछ सुधार करने की कोशिश कर रही है। तो लिखा होता है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में सुधार करने जा रही है, कुछ ऐसा आपके न्यूज़पेपर में हेडलाइंस ज़्यादातर ऐसी कुछ आती ही रहती हैं। ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कैरसिटी हिट बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ओवर 15,000 मतलब क्या है, आपने ये भी सुना होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ प्लेसेस को क्या कर दिया, सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया, ठीक है, ये भी आता है। अब यहाँ पर देखिए, जो बच्चों ये मैं पहले बता दे रही हूँ आपसे, जो बॉक्सेस में जो भी लिखा होगा वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो मेन इसका कंटेंट है इस लेसन का, पहले हम उसे वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एज अ रिवीजन की तरह हम इन बॉक्सेस को लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। एवरी कंट्री एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन, मतलब प्रत्येक कंट्री को, मतलब प्रत्येक देश को किसकी आवश्यकता होती है, सरकार की आवश्यकता होती है। टू मेक डिसीजंस मतलब जो निर्णय लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सरकार की आवश्यकता होती है, किसको, प्रत्येक देश को। एंड गेट थिंग्स डन, और जो कुछ काम है जिनको करने के लिए किसकी जरूरत होती है, सरकार की जरूरत होती है, जो कि सब कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि सबके अपने खुद के काम है। तो लेकिन एक जो
एक गवर्नमेंट है क्या करती है, डेडिकेट होके सिर्फ देश के बारे में ही सोचती है। बट अगर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी के पास हो जाए तो मे भी वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, किसी की कोई प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो एज अ प्रोफेशनल वो वर्क करती है, जिसको सिर्फ और सिर्फ वही संभालना होता है। ठीक है, तो इसलिए हर कंट्री को एक गवर्नमेंट की नीड होती है। दीज कैन बी डिसीजंस about where to build road and schools, or how to reduce the price of onion when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity। बच्चों क्या होता है कि जैसे ये डिसीजंस आपने सुने होंगे कि these can be decisions about where to build road and school। मतलब जैसे सरकार क्या करती है, कुछ डिसीजंस लेती है, जैसे रोड कैसे बनवानी, कहाँ बनवानी है, ठीक है, कहाँ स्कूल बनवाने हैं, या फिर जो ऑनियन है, ज़्यादातर ऑनियन के क्या है रेट बढ़ते रहते हैं, तो सरकार क्या करती है, इसके रिड्यूस करने वाली, मतलब जो इसके रेट है वो रिड्यूस करने वाली है। ठीक है, कैसे रिड्यूस करती है, व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, मतलब जब वो बहुत ज़्यादा मतलब महंगी हो जाती हैं। और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब बिजली होती है, बिजली काफ़ी महंगी हो जाती है, तब इसके बारे में कौन हैंडल करता है, इन सब प्रॉब्लम्स को सरकार हैंडल करती है। ठीक है बच्चों, the government also takes action on many social issues। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे एक्शन लेती है किन पर, सोशल इश्यूज पर, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके लिए भी बहुत सारे जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको कौन सॉल्व करता है, गवर्नमेंट करती है। जो इस कंट्री की मेन गवर्नमेंट होती है वो उसको हैंडल करती है। फॉर एग्जाम्पल इट हैज सेवरल प्रोग्रामर्स टू हेल्प द पुअर। ठीक है, प्रोग्राम्स, हाँ, ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे जो फिर से हम पढ़ते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल इट हैज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। गवर्नमेंट क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम लेकर आती है, जैसे कोई योजना लेकर आई, फिर कोई योजना लेकर आई, तो ठीक है, तो वो क्या करती है, पुअर्स को, जो गरीब हैं उनकी मदद के लिए बहुत सारे क्या करती है, कुछ योजनाएं लेकर आती हैं। ठीक है, जैसे जनधन योजना हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कुछ हैं, जो सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये सब क्या है बच्चों, कि जैसे गवर्नमेंट क्या है, बहुत सारे जो योजनाएं हैं, जो प्रोग्राम्स है, वो उन गरीबों के लिए चलाती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी आपको योजनाएं मिल जाएंगी। जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको बहुत सारी जो योजनाएं हैं, मतलब कि जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, वो आपको देखने को और पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवेज सर्विसेज। मतलब ये और क्या क्या काम करती है, जैसे कि क्या करती है, इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। क्या क्या है बच्चों, जैसे पोस्टल बनाना, जैसे डाकघर होते हैं उनको बनाना। ठीक है, रेलवे सर्विसेज देना, जैसे रेलवे कहीं पर रेलवे लाइन नहीं है तो वहां पर रेलवे लाइन के लिए कौन सोचता है बच्चों, कौन लेकर आता है उसे, वो काम कौन कराता है, गवर्नमेंट कराती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट, यहाँ पर लिखा है, द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। गवर्नमेंट बच्चों और क्या क्या करती है, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा काम करती है। क्या करती है, जैसे कि जो सारी कंट्रीज जैसे होती, जैसे सब सारी गवर्नमेंट्स के बारे में ये फॉलो हो रहा है, ये सिर्फ इंडिया के बारे में बात नहीं हो रही, एक्चुअली ये सभी कंट्रीज के जो गवर्नमेंट्स है उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है बच्चों, द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज। गवर्नमेंट क्या करती है, किस पर काम करती है, जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं देश की, उनको क्या है, प्रोटेक्ट कर रही, उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं दूसरे लोगों से, जो कि क्या है, इनमीज है, जैसे दुश्मन कंट्रीज हैं, जैसे इनमी कंट्री हैं, तो मतलब जो हमेशा क्या है, लड़ाइयाँ करने की सोचती रहती है या फिर कुछ हड़पने की कोशिश करती है, ऐसे लोगों से क्या करते हैं, अपनी बाउंड्रीज को बचाती है। कौन बचाती है, सरकार। वो ऐसे रूल्स बनाती है या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वो जो ये काम है, जो बाउंड्रीज सीमाओं को मतलब प्रोटेक्ट करने का, तो वो कौन करती है, सरकार करती है। ऑफ कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। और क्या काम करती है, सीमाओं की रक्षा करने के अलावा बच्चों और क्या काम करती है सरकार, सरकार क्या करती है, मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन, मतलब शांति प्रिय जो संबंध है दूसरे अदर जो पड़ोसी देश हो या फिर दूसरे देश, जो वर्ल्ड के जो देश हैं उनके साथ क्या करती है, बहुत अच्छे रिलेशन बनाकर रखती है। कौन रखती है, गवर्नमेंट रखती है। ठीक है बच्चों,
It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facility। बच्चों ये और सरकार क्या करती है? इट इज रेस्पॉन्सिबल उस मतलब पूरी तरह से किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि क्या होती है? फॉर इंश्योरिंग मतलब ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट। मतलब जो इसके जो नागरिक है उनके पास, सिटीजन मीन्स नागरिक, उनके पास क्या हो, मतलब खाने के लिए सब, मतलब खाने की कोई कमी ना हो, एंड गुड हेल्थ फैसिलिटीज मतलब, और जो पब्लिक है, जो मतलब जो जनता है, ठीक है, उनके पास क्या है, स्वास्थ्य की भी कोई कमी ना हो, मतलब हर जगह हॉस्पिटल हो, उनको हर तरह की फैसिलिटीज हो, ठीक है। तो ये सारा काम किसका है? गवर्नमेंट का, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है? हॉस्पिटल ओपन करवाती है, जो आपने सुना होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है बच्चों, सुना ही होगा आप लोग, इस सोसाइटी में रहते हैं, इंडियन सोसाइटी में, तो आपको इन सब के बारे में तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट सोसाइटी होती है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। और बच्चों आपने ये भी देखा होगा कि कुछ राशन क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, कुछ जो राशन के लिए शॉप होती हैं, जो गवर्नमेंट अपना जो जैसे इसको बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे इस समय, लेकिन उसको बोलते हैं जैसे कि कुछ सस्ते दामों में, जैसे कुछ रुपए में ही, जैसे हाँ कोटा बोलते हैं, कोटा, कोटे की कोटा, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये तो पता नहीं है बच्चों, लेकिन बोलते हैं कि कुछ कोटे में ये आटा, ये गेहूं लेके आ रहे हैं या चावल लेके आ रहे हैं। कोटा मतलब जो सरकार जो उनके लिए आरक्षण, एज एक आरक्षण प्रोवाइड कराती है कि आप इतने कम रुपए में इतना गेहूं लेके जाओ, 2-4 रुपए, 5 रुपए या फिर 10-15-20 रुपए, इतने कम रुपए में आप इतना चावल लेके जाओ, इतना गेहूं लेके जाओ, तो सरकार, और चीनी लेके जाओ, या फिर जो रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, तो वो क्या करती है, सरकार प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और कुछ रूल्स भी बनाती है सरकार लोगों के लिए, ठीक है, जो कि सारे सभी लोग को मानने होते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या लिखा है। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक द मतलब सुनामी और एन अर्थक्वेक, इट इज द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज्ड एड एंड असिस्टेंट फॉर द अफेक्टेड पीपल। बच्चों आपने ये सुना होगा जब कभी नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, मतलब जो जैसे मतलब आपदाएं हो जाती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर मीन्स आपदाएं होता है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें, जैसे कि सुनामी हो गया या फिर अर्थक्वेक मतलब भूकंप हो गया, ठीक है। इट इज द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज। तो क्या होता है जब ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट इनके लिए क्या करती है, ऐसे जो अफेक्टेड पीपल होते हैं उनके लिए क्या करती है, उनको मतलब वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ताकि जो अफेक्टेड पीपल है उनको कैसे सहायता की जाए, ये गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराती है, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, तो क्या है, एनडीआरएफ की टीम आपने सुना होगा कि वो काम कर रही है, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, जो क्या करती है, ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन इन डिजास्टर्स पे काम करती हैं, ठीक है। उनका ये मतलब पर्टिकुलर काम ही यही होता है कि जब भी कभी डिजास्टर कहीं पर भी आए, पूरे मतलब कंट्री में, तो वो इसके लिए काम करती है। ये सिर्फ इंडिया पर फॉलो नहीं करता बच्चों, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज है, उन सब में ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट के क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, और ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो वैसी ऑर्गेनाइजेशन पर काम करती है और लोगों की हेल्प करती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, if there is a dispute, or if someone has committed a crime, you find people in a court। मतलब क्या होता है, कभी कभी कुछ जो विवाद हो जाते हैं लोगों के बीच में, ठीक है, और कमिटेड अ क्राइम मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ क्राइम मीन्स कोई अपराध कर लेते हैं, फाइंड पीपल इन कोर्ट, तो क्या है, उनके लिए एक कोर्ट भी बनी हुई है, और ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि क्या है, गवर्नमेंट का ही पार्ट है, मतलब गवर्नमेंट का ही भाग है। बच्चों क्या है, क्या होता है, अब जब इतने सारे लोग हैं हर कंट्री में, तो वहां पर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम्स होती ही होंगी, तो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन करे,
ना। अगर अपने फैमिली एक फैमिली की बात हो तो चलिए वो फैमिली आपस में तो चलिए किसी तरह से वो मैनेज कर लेगी, लेकिन जब एक फैमिली का दूसरी फैमिली से या फिर एक मतलब जो स्टेट है, जैसे कि एक कंट्री के अंदर भी स्टेट होते हैं, जैसे कि अपने इंडिया में है कि एमपी हो गया, फिर केरला, मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तब कौन सॉल्व करेगा, या फिर एक फैमिली की दूसरी फैमिली से हो गई, या किसी की भी किसी से हो गई, या किसी ने किसी को कुछ भी कर दिया, तो ऐसे कुछ भी अपराध होता है तो उसको कौन मैनेज करता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट के ही क्या है, पार्ट है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को संभालते हैं, ठीक है, एक फंक्शन है, जो गवर्नमेंट का ही एक फंक्शन कहें तो आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this। मतलब क्या आपने कभी शायद कभी आपने ये सोचा है कि, या फिर आप इसके बारे में सोचा है कभी, या फिर सोच रहे हैं कि मतलब क्या गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट क्या है और ये कैसे मैनेज करती है, ये सारा कुछ, इतना सब कुछ होता है, इतना बड़ा देश होता है और इतने सारे लोग होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो सब कैसे एक गवर्नमेंट मतलब इसको सॉल्व कर लेती है, ये सब शायद आपने कभी ना कभी सोचा होगा। एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू सो, मतलब उनके लिए ऐसा नेसेसरी क्यों है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है भी तो उनके लिए जरूरी क्यों है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही करें, वो क्यों सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ते जाएंगे बच्चों, ठीक है। व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जब क्या होता है, जब ह्यूमन बीइंग्स मतलब जो इंसान है, मनुष्य है, वो क्या करता है, जब एक साथ रहता है, एक साथ काम करता है, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होता है, उसे कुछ ना कुछ किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, जैसे कि सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड, जो क्या करती है, डिसीजंस लेती है, अपनी पूरी सोसाइटी के लिए डिसीजंस लेती है, ठीक है। तो हमें उन ऑर्गेनाइजेशंस की भी जरूरत होती है, जैसे अब इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे काम है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी तो बनाना ही पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे बोलते हैं जागो ग्राहक जागो, ठीक है, तो ये किसका स्लोगन है, किसने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया, किसके लिए बनाया है, पीपल के लिए बनाया है, और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बना रखी है जो सारे जो गवर्नमेंट जो पीपल मतलब जो लोग है कंट्री के, जैसे मान लीजिए कोई सामान खरीदा कहीं से भी खरीदा और किसी वजह से वो सामान ठीक नहीं था, या फिर किसी वजह से वो रिटर्न नहीं हो रहा है और वो रुपए भी वापस नहीं दे रहा है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को सुनने वाला कौन होगा, बच्चों गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, जो ऐसी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। बच्चों ये जो बॉक्सेस है ये सब बाद में पढ़ेंगे, अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, कुछ रूल्स क्या होते हैं, कुछ नियम क्या होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, वो क्या होते हैं, सबके ऊपर, जितनी मतलब जितने लोग भी कंट्री के अंदर रहते हैं उन सबके ऊपर वो रूल फॉलो करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जैसे कि कुछ ऐसे मतलब देयर इज अ नीड, जैसे कुछ आवश्यक रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मान लीजिए रेलवे हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, एंड प्रोटेक्ट टेरिटरी, जैसे कुछ क्षेत्र हैं जिन जहाँ पर लोग नहीं जा सकते, जैसे कि कुछ मतलब ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर लोगों को अलाउ नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं उनको अलाउ नहीं है जाना, तो ये सब कौन मैनेज करता है, कंट्री के मतलब कुछ रूल्स बने हैं जो कि सबको फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो एक देश के कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है ऐसे रूल्स। सो पीपल कैन फील सिक्योर, इससे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपने आप को सिक्योर मतलब कि सुरक्षित महसूस करते हैं। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, taking decision and implementing these among all the people living in their territory। फिर से पढ़े बच्चों, एक बार फिर से पढ़ते बच्चों, गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल, गवर्नमेंट ये किसके बिहाफ में करती है, किसकी तरफ से करती है, गवर्नमेंट को ये पावर कौन देता है, इसके बारे में हम जानते हैं, देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, मतलब ये जो मतलब लीडरशिप की जो पावर है उनको कौन देता है, किसकी ओर से मिलती है, ये पीपल की ओर से
मिलती है, मतलब लोगों की ओर से ये पावर गवर्नमेंट को मिलती है। जो भी कोई गवर्नमेंट में उस समय वर्क कर रहा होता है, ठीक है, उसको ये पावर कौन देता है? पीपल, मतलब लोग ही देते हैं, जो उस कंट्री के लोग होते हैं वही उनको ये पावर देते हैं। टेकिंग डिसीजन, किस चीज के लिए? लीडरशिप के लिए। टेकिंग डिसीजन मतलब निर्णय लेने के लिए। एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल, मतलब और इनको क्या है? इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब सबके ऊपर सब सब इनको फॉलो, सब इन नियम्स को फॉलो करें, मतलब पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना, एक प्रयोग करना, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको ऐसे दीज अमंग ऑल पीपल, मतलब सारे लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना। कोई भी अगर उन्होंने कोई पॉलिसी बना रखी है और उस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ लोग आते हैं, तो उन सारे लोगों के, जो लोग आते हैं उसके अंतर्गत उन सारे लोगों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र के ऊपर कोई नियम बनाया गया, क्षेत्र के लिए कोई नियम बनाया गया, जैसे अभी लॉकडाउन में ही काफी समय, मतलब काफी जगह आपने सारी जो स्टेट्स थी, जो इंडिया की, इंडिया जो की कंट्री है और उसकी जो स्टेट्स हैं, उसमें काफी रूल्स बनाए गए, सबके लिए रूल्स बनाए गए। कौन मेन? तो रूल पहले कौन बना रहा था? जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बना रही थी, ठीक है। और बल्कि वो जो रूल्स थे वो सबको ऑल ओवर द, मतलब जो इंडिया थी, पूरे सभी लोग को उनको फॉलो करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ लॉकडाउन में कि कुछ स्टेट्स अपने अपने रूल्स बनाने लगी, तो वो जो रूल्स थे वो किसको फॉलो करने पड़ते थे? सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के लोगों को, ठीक है, ना कि पूरे देश के लोगों को, ठीक है। यही ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट तो जैसे पूरी सेंट्रल की भी हो गई, फिर स्टेट्स की हो गई, फिर लोकल गवर्नमेंट भी होती है, तो कई तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए बस आ ही गया लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो स्तर है, जो गवर्नमेंट्स के जो स्तर है, मतलब जो सरकार है, सरकार के कितने स्तर होते हैं, मतलब कितने तरीके की सरकार होती है। मान लीजिए एक कंट्री है तो उसमें कितने कितने तरीके की सरकार उस कंट्री को मतलब हैंडल करती है, ठीक है। कितने टाइप की, मतलब कितने स्टेप्स होते हैं सरकार के, एक तरह से देखा जाए, वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कितने स्तर में, जैसे एक लेयर होती है बच्चों, छोटा फिर बड़ा ऐसे करके वो लेयर के बारे में एक्चुअली बताना चाहते हैं ये। नाउ दैट यू नो दैट नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब क्या जो गवर्नमेंट है, क्या इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लेती है? फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, मतलब कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दीज, मतलब क्या आप सोचते हैं कि इतना बड़ा जो जो देश होता है, जितना इतने सारे लोग होते हैं, करोड़ों में लोग होते हैं, ठीक है, करोड़ों की गिनतियों में लोग होते हैं, तो वो सब कैसे हैंडल हो जाता है, कैसे ये सब कुछ मतलब इतने सिस्टमैटिक ढंग से हैंडल हो रहा है? कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज, और ये कैसे मैनेज हो रहा है? द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, तो क्या है बच्चों, कैसे मैनेज हो रहा है ये हम देख रहे हैं कि जो द गवर्नमेंट वर्क्स, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? डिफरेंट लेवल्स पर काम करती है, मतलब कई स्तरों पर वो काम, कई स्तर पर काम करती है। जैसे कि एट द लोकल लेवल, मतलब जो स्थानीय जो स्तर की जगह है वहां पर भी गवर्नमेंट होती है। एट द लेवल ऑफ द स्टेट, एट द लेवल ऑफ द स्टेट जो कि राज्य लेवल पर होती है, और फिर इसके बाद एंड एट द नेशनल लेवल। बच्चों जैसे कि ये आप, मैं ये बता रही हूँ यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाकर बता रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया लोकल लेवल, ये हो गया लोकल लेवल, ठीक है, लोकल, ठीक है, और यहाँ पर आ गया जस्ट यहाँ पर ये हो गया मान लीजिए स्टेट, ठीक है, और टॉप पर कौन होगा? टॉप पर, टॉप पर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कौन है बच्चों? ये जो बताया नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, नेशनल लेवल को क्या हम कह सकते हैं? सेंट्रल लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल, ठीक है। ये तो बच्चों अब आप समझ जाएंगे अब क्या लिखना है यहाँ पर। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, ये लोकल लेवल का कहने का क्या मतलब है? लोकल, द लोकल लेवल मतलब स्थानीय, जैसे आपके जो इलाके हैं, जैसे कि वो क्या कौन से हो सकते हैं, जैसे जहाँ मान लीजिए आपका जो घर है, जहाँ पर भी रहते, कहीं ना कहीं तो आप रहते होंगे ना, तो वहां पर द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, जैसे कि छोटे गांव होते हैं, जैसे एक कस्बा होता है, टाउन होता है, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे से विलेजेस होते हैं, तो वहां उनकी जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? लोकल लेवल के। टाउन और लोकली, टाउन विलेजेस, टाउन और लोकेलिटी, मतलब या जो विलेज होता है वो जो टाउन होता है उससे छोटा होता है, फिर टाउन होता है, उसके बाद भी जैसे कुछ और भी उसके अलावा, जैसे टाउन या फिर लोकल, जिस किसी इलाके, कुछ खास इलाके के बारे में बताया जा रहा है,
द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन इंटायर स्टेट। मतलब स्टेट लेवल का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर बोल रहे हैं स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का मतलब कि ऐसा स्टेट कि जो कि कवर करता है इंटायर स्टेट, मतलब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्टेट को कवर करता है। जैसे बच्चों अभी मैंने एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया किसका, लॉकडाउन के समय का, कि अगर स्टेट की गवर्नमेंट ने रूल बनाया तो सिर्फ उसी स्टेट वालों को फॉलो करना पड़ेगा। तो वही ये बताना चाहते हैं कि स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर एन इंटायर स्टेट। ऐसी मतलब स्टेट लेवल की जो सरकार होती है वो सिर्फ किसको कवर करती है, सिर्फ अपने स्टेट लेवल की गवर्नमेंट मतलब लोगों को कवर करती है, लोगों को हैंडल करती है। जैसे कि हरियाणा हो गया या फिर असम हो गया। एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री। और नेशनल लेवल की क्या होती है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब केंद्रीय सरकार है, उसके बारे में एक्चुअली ये कहना चाहता है। नेशनल मतलब राष्ट्र लेवल पर, ठीक है, राष्ट्र स्तर पर, ठीक है। जैसे कि जो क्या करती है, इंटायर कंट्री मतलब पूरे जो देश को है वो हैंडल करती है, ठीक है, पूरे देश को हैंडल करती है। यहाँ पर एक मैप दिया है उसके बारे में बताया गया है कि जैसे कहाँ ये जो इंडिया है, ये पूरा ये मैप है, ये पूरा इंडिया का मैप है। और इनके इसके जो हमारी जो इंडिया है उस उनके जो बॉर्डर में जो हमारे सीमाओं के से लगे हुए जो दूसरे देश है उनके बारे में भी यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं। तो ये सब बताया गया है मैप में, ठीक है। Later in this book, you will read about how local level government function, and when you go into the next few classes, you will learn about how government function at the state and central level। बच्चों ये कहना चाहते हैं कि इस बुक में आप जब आगे पढ़ेंगे, बच्चों जब मैंने आपको पूरा कंटेंट बताया था, यानी कि विषय सूची बताई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि लोकल लेवल गवर्नमेंट के बारे में बताया था। कौन कौन सी थी, जैसे कि पंचायती राज हो गया, और जैसे पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गई, तो वो क्या है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यही बताना चाहते हैं इस बुक में, इन दिस बुक, इस बुक में जो आप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इस बुक में जब आप आगे के चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप लोकल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और जब नेक्स्ट क्लासेस जो आएंगी उसमें आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट एंड सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको जो क्लास 6 की जो बुक है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लोकल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में आगे पढ़ना है, ठीक है, ये बताया गया है। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स 2011 का बच्चा दिया गया है कि मतलब प्रशासनिक रूप से कैसे देश को डिवाइड किया गया है, प्रशासनिक, ताकि देश का जो प्रशासन है वो सही से चले, एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो सही से चले, इसलिए देश को कई भागों में डिवाइड किया, मतलब कई स्टेट बनाए गए हैं। जो सेंटर है, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन उसके अलावा भी स्टेट, मतलब कुछ पूरा, जैसे इतना बड़ा इंडिया है तो वो पूरा एक लोग तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं हैंडल कर पाएगी ना। तो उसको क्या है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके कुछ कुछ पार्ट डिवाइड करके वो अलग अलग स्टेट बनाए गए हैं, जिनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, वो हैंडल करती है। बट यहाँ पर अपने इंडिया में क्या है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर क्या है, मेन जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। लॉज एंड द गवर्नमेंट, मतलब कानून क्या है और गवर्नमेंट। हम यहाँ पर कानून और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लॉज एंड द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड इन एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दीज। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ नियम बनाती है, कानून बनाती है, और सभी लोगों को जो कि उस कंट्री में रहते हैं उन सबको फॉलो करना पड़ता है, मतलब मानना पड़ता है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। मतलब ये एक ऐसा वे है, मतलब ऐसा एक रास्ता है जो कि गवर्नमेंट को फंक्शन, मतलब इन कुछ रास्तों से, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के ये फंक्शंस कहलाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, या फिर स्टेट्स हो गई, या फिर ठीक है ये लोकल लेवल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि संसद हो गया, संविधान हो गया, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, ठीक है, जो कई ऐसे रास्तों से, जो कुछ मतलब कानून भी बनाती है सरकार, ठीक है, ऐसे ही वो रूल कर सकती है। जैसे कानून बनाया तभी तो, जब कानून बनाएगी और लोग फॉलो कर पाएंगे तभी तो ऐसे ही फंक्शंस, मतलब ऐसे ही चल पाएगी सरकार आगे। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज द पावर ऑफ इन्फोर्स इट्स डिसीजन। मतलब जैसे कि जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, जैसे कि सरकार को क्या है, पावर, मतलब डिसीजन लेने, निर्णय लेने की शक्ति है। सिमिलरली इसी प्रकार इट हैज द पावर टू इन्फोर्स द डिसीजन इट्स डिसीजन। इसी तरह से इसके इन जो सरकार है उसके पास ये भी पावर होती है कि वो लोगों को
जो उसने कानून बनाया है वो उसको फॉलो करवाने के लिए फोर्सफुली वो फॉलो करवा सकती है। उसके पास क्या है, ऐसी पावर होती है, किसके पास, गवर्नमेंट के पास होती है ऐसी पावर कि वो जो लोग हैं उस पूरी कंट्री के, वो उसके बनाए हुए रूल को फॉलो करें, ठीक है। तो उनके पास ये पावर भी होती है। फॉर फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए, देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। जैसे कि कुछ नियम बनाए गए हैं, आप इंडिया में रहते हैं तो आपने बहुत सारे नियम सुने होंगे और देखे होंगे, समझे भी होंगे कि मतलब कि हाँ गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे रूल्स बनाए। वैसे ही ये कहना चाहते हैं कि जैसे मोटर व्हीकल होते हैं, जैसे कि बाइक हो गया या फिर कार हो गई या फिर ट्रक हो गया, बसेस हो गई, मतलब कुछ भी हो सकता है जो भी हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ रूल बना रखे हैं। जैसे कि लाइसेंस होना चाहिए, मान लीजिए आप कार चलाते हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आप मान लीजिए ट्रक चलाते हो तो लाइसेंस होना चाहिए, बस चलाते हो तो लाइसेंस होना चाहिए, बाइक चलाते हो तो लाइसेंस होना चाहिए। तो ये रूल्स बनाए जो कि सबको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। एनी पर्सन कॉज ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो बिना लाइसेंस के मतलब मिलता है, तो क्या होता है, कैच मीन्स पकड़ा जाता है, अ व्हीकल विदाउट लाइसेंस एंड कैन आइदर बी जेल्ड, या तो उसको जेल हो सकती है, और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, या तो उसको बहुत ज्यादा मात्रा में रुपए पे करने पड़ते हैं, किसको, जो सरकार है उनको पे करना है। बच्चों सरकार तो वाकई रुपए नहीं लेती है, वो क्या, उन्होंने क्या कर रखा है, जैसे कि रोड में वहां पर जैसे चौराहे में आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो ऐसे जो मनी होती है या फिर कुछ अगर किसी ने रूल तोड़ा तो उनको उनके खिलाफ शिकायत करती है, ठीक है, उनके अगेंस्ट में क्या करती है, उनको पनिशमेंट दिलाती है। कौन देती है, वही जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, वो उनको पनिशमेंट दिलवा सकती है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट सरकार नहीं आ जाती जो मेन बैठे हैं जो केंद्र में, बल्कि उन्होंने क्या है, अपने जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही मैनेज किया हुआ, जैसे मैनेजमेंट होता है बहुत अच्छा है, जिसमें मतलब हर छोटे से छोटे लेवल पर सरकार कैसे पहुंच सकती है, उसके लिए सरकार ने एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है, ठीक है। Without these laws, the government's power to make decisions is not much use. अगर ऐसे जो पावर ना हो, अगर सरकार के पास कुछ नहीं ऐसे पावरफुल नियम बनाने के लिए अगर सरकार के पास अथॉरिटी ही ना हो, तो क्या हो, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को चलाना इतना आसान होगा? नहीं होगा। कुछ निर्णय अगर लेना चाहते हैं तो क्या इतना आसान होगा? नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। हाँ बच्चों, इसमें अब लिखा हुआ है, इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट कैन टेक, इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट्स कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। मतलब यहाँ पर कुछ और भी एक्शंस है, इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक। मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट ने कोई ऐसे एक्शन ले लिया है, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। मतलब जैसे कुछ लोग नियम को नहीं मानते हैं, तो लोगों के पास, एक बार बच्चों इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, टू एनी एक्शंस, जो एक्शंस होते हैं, दैट गवर्नमेंट कैन टेक, जो कि गवर्नमेंट ले सकती है, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हैं, दैट पीपल कैन टेक इफ, मतलब लोग भी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, इफ दे फील, अगर उन लोगों को महसूस होता है, दैट अ पर्टिकुलर लॉ, मतलब कोई खास लॉ है, जो नियम है, इज नॉट बीइंग फॉलोड, मतलब कि वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो लोग भी इसके लिए कोई इसके खिलाफ कुछ ले सकते हैं, कोई कोई डिसीजन ले सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए कि अभी जैसे एनआरसी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा इसके लिए अनशन किए, ठीक है। तो क्या था, लोग क्या थे, सरकार के जो नियम थे, मान लीजिए वो लोगों को लग रहा था कि वो ठीक नहीं है, बट सरकार को लग रहा था कि वो ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, थोड़ा सा अगर लोगों को लगता है कि वो ठीक नहीं, सरकार ने कोई डिसीजन ऐसा लिया है वो ठीक नहीं है, तो लोग भी उसके अगेंस्ट जाते हैं और कुछ एक्शंस लेते हैं, ठीक है। और या फिर और अगर ऐसे कुछ एग्रेसिव एक्शंस होते हैं, तो क्या होता है, गवर्नमेंट भी उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। मतलब एक तरह से दोनों को ही कुछ ना कुछ नियम दिए गए हैं, ठीक है।
इफ अ पर्सन फील्स और फॉर एग्जाम्पल यदि लोगों को लगता है दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, मतलब अगर लोगों को लगता है कि उनको कोई एक पर्टिकुलर जॉब है जिनसे जिनकी जिनको जो मतलब उनको नहीं मिल पा रही, किस वजह से, रिलीजन और कास्ट की वजह से, मतलब धर्म और जाति की वजह से अगर उनको कोई जॉब नहीं मिल पा रही है, ही और सी में अप्रोच द कोर्ट, वो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ शिकायत कर सकते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ जा सकते हैं एंड क्लेम, वो मतलब इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, मतलब ये जो लोग क्या कर रहे हैं, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब हाँ ये यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो अगर कुछ सरकार के जो रूल है वो कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो उसके खिलाफ भी वो शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, एक्चुअली कहना तो यही चाहते थे लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको और एलेबोरेट कर दिया, मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है तो वो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन, तो कोर्ट क्या करती है, ऐसे लोगों के लिए कुछ क्या करती है, कुछ ऑर्डर देती है, आदेश देती है कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए जो ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं करती, जैसे कि रिलीजन्स की वजह से किसी को जॉब नहीं मिल रही, या तो किसी कास्ट की वजह से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, जो कि सबको मिलनी चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि कोई भी जॉब है वो सबको मिलेगी। और अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ कहाँ पर शिकायत की जा सकती है, जो कि कोर्ट होते हैं, ठीक है, जो जहाँ पर कानूनों की रक्षा, जैसे कहते हैं कानून की रक्षा कौन करता है, जो कि जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होते हैं ये, और जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी रक्षा जैसे कौन करता है, किसके लिए ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ठीक है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के कितने प्रकार हैं बच्चों, क्या आपने सोचा है, आप मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है बच्चों, मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं या फिर किसी मतलब जैसे कि टाउन में रहते हैं, या फिर आप किसी सिटी में रहते हैं, या किसी स्टेट में रहते हैं, या फिर आप जैसे सेंट्रल स्टेट में रहते हैं, तो मतलब क्या आपने कभी सोचा कि मतलब कितने तरीके की सरकारें हो सकती हैं, मतलब ये आपके आसपास सरकारें कौन सी है, मतलब आपके देश में सरकार कौन सी है, ठीक है। और या फिर क्या आपने ये भी सोचा कि चलिए आप अपने देश की छोड़िए, क्या दूसरे देशों में कैसी कैसी टाइप की सरकारें होती हैं, वो इसके बारे में ही बताना चाहते हैं। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉज, मतलब कौन देता है ये जो गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है टू मेक डिसीजन, जो मतलब कि निर्णय लेने की जो पावर होती है, एंड इन्फोर्स लॉज, जो अपने जो नियम है उनको फॉलो करवाने की जो पावर होती है, वो कौन देता है उनको, हु गिव्स, कौन देता है, एक क्वेश्चन मार्क है बच्चों। तो ये आप एक क्वेश्चन को खुद से भी आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा अपनी जो नोटबुक है। द बच्चों मैंने ये कहा था आपसे कि जो क्वेश्चन आंसर है जितनी भी एनसीईआरटी के, मान लीजिए आप A4 शीट में बनाते हैं तो आप लिखिए कि क्लास 6 एनसीईआरटी है, चैप्टर 1, ठीक है, उसके जितने भी क्वेश्चन है वो उस पे सॉल्व करिए, फिर चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, तो एक मतलब ऐसा बना लीजिए कि क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर, फिर क्लास 7 के क्वेश्चन आंसर, ऐसे करके एक मतलब एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि हाँ मतलब किसी क्वेश्चन का कैसे जवाब दिया जा सकता है। ऐसे जब आप लिखते रहेंगे तो आपको आंसर देने की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्चुअली ये सिर्फ किया जा रहा है आपकी प्रैक्टिस होने की वजह से, ताकि आप जब मेंस लिखें तो उसमें आप उसको सही से लिख पाएँ, ठीक है। मान लीजिए कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया डाइवर्सिटी के बारे में, मतलब कि विविधता के बारे में, तब फिर आपने अगर लिख लिया तो फिर क्या होगा, आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना आसान होगा क्योंकि उसको आप पहले से ही लिख चुके हैं, ठीक है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्या है, दिस द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब किसी कंट्री में कैसी जो गवर्नमेंट है, सरकार कैसी है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये इसका आंसर कैसे दिया जाए, ठीक है। मान लीजिए अब ये क्वेश्चन जो है, तो अगर आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये पावर कौन देता है उनको कि वो ऐसे डिसीजन ले सके या फिर ऐसे नियम बना सकते हैं, तो वो तो लोग देते हैं, ठीक है। लेकिन जो अदर, क्या आपने ये सोचा है कि मतलब इसके अलावा भी कुछ और कंट्रीज है जिनको कौन पावर देता है, तो हम इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी
मतलब जो कि लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है, इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। देखिए जो लोकतंत्र होता है वहां पर तो कौन पावर देती है गवर्नमेंट को, जो लोग होते हैं वहां के उस कंट्री के, वो उस गवर्नमेंट को पावर देती है जो कि ऐसे निर्णय ले सके, ठीक है, वो ऐसे डिसीजन ले सके और कुछ लॉ बना सके, ठीक है, जैसे कुछ बहुत ही सख्त कानून होते हैं, ठीक है, तो उन ऐसे कौन कौन कानून बना सके, वो गवर्नमेंट को पावर लोग देते हैं इंडिया में, ठीक है, जैसे दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। ये कैसे उनको मतलब कैसे गवर्नमेंट बन जाती है, कुछ इलेक्शन होते हैं, मतलब इलेक्शन मतलब चुनाव के द्वारा इन विच दे वोट, मतलब लोग क्या करते हैं वोट देते हैं, किनको देते हैं, कब देते हैं, इलेक्शंस जब होते हैं बच्चे, ये तो आप जानते ही होंगे, ज्यादातर सभी बच्चे जानते होंगे कि हमारे देश में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, जिनमें जब चुनाव होते हैं तो लोग क्या करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं फॉर पर्टिकुलर पर्सन, जिस पर्सन को वो देना चाहते हैं, जो जो पर्सन उनको लगेगी कि हाँ ये उनके लिए बेटर है, क्योंकि वो उनके लिए जैसे मतलब जो उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रहे हैं, मतलब जो उनकी जरूरतें हैं वो गवर्नमेंट पूरी, वो पर्टिकुलर पर्सन पूरा कर सकता है, या फिर पर्टिकुलर पार्टी वो मतलब जो वहां पर मेन पर्सन है वो पूरा करेगा, तो लोग उन्हीं को ही वोट देते हैं और उनको इलेक्ट करते हैं, मतलब चुनते हैं, ठीक है। वंस इलेक्टेड, जब वो एक बार चुन जाते हैं, दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, तो यही जो चुने हुए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार का काम मतलब सरकार के रूप में बैठते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, एक जो लोकतंत्र में, द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। गवर्नमेंट क्या करती है कि एक्शन भी ऐसे एक्शन भी लेती है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन, गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सप्लेन करती है इट्स एक्शन, जो भी एक्शन लेती है उसको क्या करती है, उसको मतलब बताती है कि उसने ऐसा एक्शन क्यों लिया। डिफेंड मतलब बचाव करती है, इट्स डिसीजन, अपने जो डिसीजन लिए होते हैं उसने, या जो कानून बनाए होते हैं, तो सरकार क्या करती है, अपने ही जो डिसीजन लिए होते हैं उन्होंने उसका बचाव करने की भी कोशिश करती है, ठीक है, जो कि उन्होंने लोगों के लिए लिया है कानून, सख्त कानून, मान लीजिए बहुत ही कठोर मतलब टफ कानून बना दिया सरकार ने, तो और लोगों को वो चीज पसंद नहीं आ रही, तो सरकार क्या करती है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सरकार अपना जो क्यों ले रही है वो डिसीजन, क्यों उसने ऐसा कानून बनाया, इसका वो क्या करती है, अपना पक्ष भी रखती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक और तरीके की गवर्नमेंट भी होती है, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि ये दिए हुए यहाँ पर कि ये इसमें क्या लिखो, हाँ एक तरह से एक राजा महाराजा की टाइप के एक गवर्नमेंट, मान लीजिए मेन पर्सन है, ठीक है, जैसे सुल्तान होते थे, ठीक है, तो सुल्तान समझ लीजिएगा, फिर कोई राजा समझ लीजिए, जो कि अपने देश में भी स्वतंत्रता से पहले राजतंत्र था बहुत ही जगह, तो वहां पर वही वही समझ लीजिए एज एग्जाम्पल कि क्या होता था, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्ची, मतलब कि एक दूसरी तरह की भी गवर्नमेंट है, जिसको क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है अब, लोकतंत्र, कब से, जब से स्वतंत्रता हो गई है तब से हमारे यहाँ क्या है, रोज लोकतंत्र है। द मोनार्क किंग और क्वीन, मोनार्क कौन सा हो सकता है, राजा कौन हो सकता है, या तो एक मतलब मोनार्क जो राजतंत्र होता है वो कौन संभाल सकता है, या तो कोई राजा होगा या तो कोई रानी होगी, किंग और क्वीन, हैज द पावर टू मेक डिसीजन, उसके पास क्या होता है, पूरा का पूरा पावर होता है, शक्ति होती है, मतलब निर्णय लेने की, एंड रन द गवर्नमेंट, और सरकार को चलाने की। द मोनार्च मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि जो राजतंत्र में जो राजा महाराजा होंगे या फिर कोई सुल्तान होंगे, तो उनके पास क्या है कि बहुत छोटी सी, मतलब यहाँ पर लिखा है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, उनके पास स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो कि जिनसे वो डिस्कस करेंगे, या तो फिर बट द फाइनल डिसीजन, वो डिस्कस तो कर लेते हैं बच्चों कि जो उनके मतलब जो ग्रुप में है, उस राजा के जो ग्रुप में होते हैं मंत्री लोग जिनको बोलते हैं, उनसे वो डिस्कस तो कर लेंगे, बट फाइनल डिसीजन किसका होगा, उसका ही उनका ही होगा, जो कि वो मेन जो राजा है या फिर सुल्तान है, मेन डिसीजन वही वही करेंगे, ठीक है, उनके पास ही पावर होती है। अनलाइक इन द डेमोक्रेसी, बल्कि इसके इसके जो अगेंस्ट, मतलब अगर बात की जाए इससे भिन्न, जो इतर बात की जाए तो क्या है, अ डेमोक्रेसी किंग्स एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक,
बल्कि क्या होता है, जो डेमोक्रेसी अगर जहाँ पर होती है तो किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन। बल्कि जैसे डेमोक्रेसी में तो क्या होता है, उन्हें अपने अगर कोई एक्शन लिया होता है तो उसको बताना पड़ता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, उन्होंने ऐसा नियम क्यों बनाया। बल्कि क्या होता है, बल्कि किंग और क्वीन अगर वहां पर होते हैं, मोनार्की होती है, तो क्या होता है वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि उन्होंने ऐसा एक्शन क्यों लिया, और अपना बचाव भी करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें कोई इसकी क्या है, इसकी कोई नीड नहीं है, ना ही उन्हें कोई ज़रूरत है, कि ना वो ज़रूरत ऐसी महसूस करते हैं कि हाँ कोई दूसरा उनको बताए कि हमें उसको मतलब सफाई देनी पड़े, बताना पड़े कि भाई हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वही खुद इतने पावरफुल होते हैं कि उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं होता कि जनता उनको वोट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि उनका जो फैमिली होती है, फैमिली के मेंबर ही एक के बाद आते पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग शासन को चलाते हैं, इसलिए उनको कोई जरूरत नहीं होती कि लोग उनको वोट डालेंगे, तो इसलिए वो लोगों को रिप्लाई नहीं करते, जवाबदेह नहीं होते, जिसको कहते हैं जवाबदेही। तो मतलब उनके पास क्या है, जवाबदेही की जवाबदेही नहीं होती है उनके लिए, मतलब जनता के लिए, तो इसलिए वो खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये डिस्कस करने के लिए बच्चों दिया है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ये लेसन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, इसके बारे में लिखा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हमने बच्चों पढ़ लिया कि दोनों तरीके की सरकार होती है, अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, मतलब क्या है, इंडिया में भारत में लोकतंत्र है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। ये जो अचीवमेंट मिली है, जो उपलब्धि मिली है, वो एक दिन की नहीं है बच्चों, काफी उसके लिए स्ट्रगल किया गया है, उसके बाद ही इंडिया में लोकतंत्र आया है। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड, मतलब जो संसार है उसमें और भी दूसरे प्लेसेस हैं, वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज, जहां लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। यू now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. You now know, अब आपको पता चल गया है कि अब आप जानते हैं that the main feature of the democracy is that, मतलब डेमोक्रेसी की एक जो मेन फीचर है वो क्या है, दैट द पीपल हैव द पावर, लोगों के पास, मतलब लोगों के पास पावर होती है टू इलेक्ट देयर लीडर्स, अपने जो नेता है उनको चुनने की पावर होती है। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, मतलब सो इन अ सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, मतलब लोग क्या, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग ही डिसीजन लेते हैं, लोग ही डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट को पावर देते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स, मतलब एक तरह से ये कहा जाता है कि जो रूल्स बनाए जाते हैं वो किनको किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब एक तरह से अगर कोई डिसीजन, लोकतंत्र में कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो यही माना जाता है कि जो लोगों का शासन है, मतलब लोगों ने उनको इतनी फैसिलिटी दी है या फिर उनको एक पावर दी है, जो कि वो एक तरह से लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस किसी डिसीजन को लेने में। ठीक है, द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ, मतलब ये कहा जाता है कि लोगों का ही जो मतलब पावर है, वही लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द मेकिंग ऑफ रूल्स, मतलब जो रूल्स बन रहे हैं उसके लिए कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies. Democratic government जो लोकतांत्रिक सरकार होती इन our times are usually referred to as representative democracies, मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी डेमोक्रेसी है। इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, जो रिप्रेजेंटेटिव जो मतलब डेमोक्रेसी होती है, जो अपने आप को, तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है तो क्या करती है, पीपल वहां पर डायरेक्ट अपना जो, मतलब डायरेक्ट ये नहीं बताते कि हाँ कि आपको ये करना है ये करना है, बल्कि वो क्या करते हैं, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट, कुछ डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट इंस्टीड, इसके बजाय चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, बल्कि वो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, इसके बजाय क्या करते हैं, लोग इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर, मतलब प्रतिनिधि को, एक तरह से क्या है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि को उस जगह पर पहुंचाते हैं जहां वो चाहते हैं कि वो रूल करें उनकी जगह पर। ठीक है, उस कुछ खास एरिया होते हैं, जैसे मान लीजिए स्थानीय स्तर की कोई चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन हो रहा है, तो कुछ उन लोगों की अपनी एक मतलब सोच होती है, एक समझ होती है। वो लोग समझते हैं कि ज्यादातर लोगों की वही समझ होती है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो हमारा प्रतिनिधि है वो हमारे लिए काम करेगा। तो ज्यादातर लोगों की मान लीजिए यही धारणा है, तो उन्होंने चुनाव में उसी को, मतलब जो इलेक्शन हुए तो उसी को चुन लिया। तो वही वो क्या चाहते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर जो प्रतिनिधि है वो अच्छा है और ये हमारे लिए अच्छे रूल्स बना सकता है, हमारे जो जो हमारे फायदे के लिए है वो हमारे लिए अच्छे रूल। जैसे कि मान लीजिए कहीं सड़क नहीं है, कहीं मतलब नल नहीं है, मतलब कुछ पानी की व्यवस्था नहीं है, फिर हॉस्पिटल नहीं है, तो उन्हें ये लगता है कि हाँ वो पर्टिकुलर पर्सन कर सकता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर पहुंचाते हैं, बल्कि वो खुद डायरेक्ट नहीं उस पावर को संभालते हैं, उस गवर्नमेंट को संभालते हैं, बल्कि किसी रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को वहां पर मतलब भेजते हैं। ठीक है बच्चा, इस बॉक्स को हम बाद में पढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अब ये यहाँ पर बच्चों एक ये दिया हुआ है, पिक्चर है जिसमें लिखा है वोटिंग इन अ रूरल एरिया। ठीक है, रूरल एरिया में जैसे गांव में है, तो रूरल जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर क्या हो रहा है, वोटिंग हो रही है। जैसे इलेक्शंस होते हैं बच्चे, आप तो जानते ही होंगे अपने इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो कैसे आपने कभी ना कभी तो जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो किया होगा और करना भी चाहिए। अ मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट अ पर्सन कास्ट्स ओनली वन वोट। मतलब ये मार्क जो लगाया जा रहा है बच्चों, देखिए ये मैडम है वो क्या करती है, एक मार्क लगा रही है, ठीक है, एक पेन से। तो किनके हैंड में, ये जो इन्होंने जो वोट देने ये अंकल आए थे, तो इन्होंने क्या करा, मतलब उनके जो उंगली थी, तो जो फिंगर थी उसमें क्या उन्होंने एक साइन बना दिया, जिससे कि ये पता चले कि इन्होंने, इस पर्सन ने क्या करा, वोट दे दिया है। ठीक है, ये श्योर कर दिया ताकि एक पर्टिकुलर पर्सन दोबारा से वोट देने ना आ पाए, जो कि एक बार दे चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा ये हो गया। हाँ, दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या है, प्रतिनिधि, मीट डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। मतलब जो, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र के लोगों ने चुन लिया, ठीक है, अपने प्रतिनिधि को, अब वो क्या करते हैं, वही प्रतिनिधि क्या करते हैं, पूरे जो इंटायर जो पॉपुलेशन वहाँ की जनसंख्या है उसके लिए क्या करती है, इंटायर पॉपुलेशन के लिए डिसीजन लेती है, यानी निर्णय लेती है। दीज डेज अ गवर्नमेंट can't call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchisee। वो एक तरह से क्या है कि these days, आजकल क्या होता है, a government cannot call itself, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने आप को ये नहीं कॉल कराती है, कॉल नहीं कर सकती है if itself democratic unless it allows what is known as universal, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक तरह से इसको क्या बोलती है कि मतलब कि यहाँ पर फिर एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल। बल्कि यहाँ क्या होता है कि गवर्नमेंट आजकल ये नहीं कहती है कि हम एक डेमोक्रेटिक है, मतलब लोकतंत्र है, बल्कि ये आजकल कहा जाता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है, वयस्क मताधिकार। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। मतलब इसका कहने का मतलब, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, जो भी इस देश में, जैसे कि आप इंडिया में ही है, तो उसमें क्या होता है कि ये बताता है, दिस मीन इसका मतलब ये है, दैट ऑल एडल्ट, जो लोग भी 18 साल से, जैसे कि जो नियम बने हैं कि मान लीजिए हमारे देश में 18 साल से जो ऊपर के जो एज है या फिर 18 साल के हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो व्यक्ति या फिर वो लोग वोट दे सकते हैं। यही कहना चाहते हैं कि ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। ये इस पूरे जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट, उसका ये समरी है कि दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। मतलब जो अलाउड उस कंट्री में एडल्ट लोग हैं उनको क्या है, उस वोट देने का अधिकार है। ठीक है, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन क्या था, ये हमेशा ऐसा ही नहीं था।
मतलब सबको, ये जो एडल्ट लोग थे या जो लोग भी जो नॉर्मल जो पॉपुलेशन थी, वो सभी को क्या था, वोट देने का अधिकार ऐसा पहले नहीं था जैसा कि आज है। जैसे मान लीजिए इंडिया में भी सभी को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता से पहले सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। बल्कि अब हम क्या है, इसके बाद हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है, कैन यू बिलीव दैट देयर वाज अ टाइम when government did not allow women and the poor to participate in the election? क्या आप सोच सकते हैं, कब मतलब ये विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था when government did not allow women, मतलब जो सरकार थी वो जो औरतें हैं, जो गर्ल्स है, जो कि एडल्ट है, वो क्या कर सकती थी, एंड पुअर हैं जो मतलब गरीब है, कैन नॉट पार्टिसिपेट, मतलब वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, किसमें, इलेक्शंस जो चुनाव होते थे उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मेन, मतलब क्या है, जो स्वतंत्रता से पहले जो सरकार थी तो क्या था, ओनली मेन जो आदमी लोग थे, हु मतलब जो जेंट्स लोग थे, हु आउंड प्रॉपर्टी, जिनके पास खुद की अपनी प्रॉपर्टी हो, एंड वर एजुकेटेड, जो कि एजुकेटेड थे, या तो फिर जिनके मतलब एजुकेटेड तो होना चाहिए, साथ के साथ एजुकेशन भी होना चाहिए। तो ऐसे लोग ही पहले वोट दे सकते थे। किसके पहले, जो इंडिपेंडेंस था, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस था 15 अगस्त 1947 से पहले, मतलब 15 अगस्त 1947 से जो बिफोर क्या था, कि सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, जिनके पास क्या था, अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी, मतलब कि खुद की जमीन जायदाद थी, और या तो वो लोग पढ़े लिखे यानी शिक्षित थे, एजुकेटेड मतलब शिक्षित थे यानी साक्षर थे। ठीक है, दिस मीन्ट, इसका मतलब ये है दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट, मतलब ऐसे लोगों को क्या था, वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे कि वोमेन हो गया, गरीब हो गए, और मतलब औरतें हो गई, गरीब हो गई, मतलब लड़कियां हो गई जो एडल्ट हैं, कि जो 18 से ऊपर है, उनको क्या था, वो नहीं था, मतलब वोट देने का अधिकार नहीं थे। प्रॉपर्टीलेस, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, एंड द अनएजुकेटेड, जो एजुकेटेड नहीं थे, वो नॉट अलाउड, उनको क्या था, अलाउ नहीं था, मतलब उनको अधिकार नहीं था कि वो वोट दे सके। ठीक है, the country was governed by the rules and regulation that these few men made। आप ये समझ सकते हैं अब कि पहले क्या था, ना तो ज्यादा लोगों के पास जमीन बची थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन में क्या हुआ था, ये तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी बच्चों कभी ना कभी, तो ये तो आपको पता होगा। नहीं तो अब आगे पढ़ाऊंगी, जब मैं हिस्ट्री के लेक्चर्स लूंगी तब मैं उसमें बताऊंगी कि लोगों के पास क्या दिक्कत थी, कितनी जमीन के लिए कितनी प्रॉब्लम्स थी। हाँ, जो बहुत थोड़ी जिनकी सोसाइटी पहले से ही अच्छी थी, मतलब जिनका जो रहन सहन था वो पहले से ही बहुत अच्छा था, तो हाँ, बल्कि उनके पास तो होती, या तो जो बहुत बड़े रजवाड़े थे उनके पास रही होगी जमीनें, जो थोड़ी बहुत जो पढ़ लिख गए थे उनके पास होगी। तो नॉर्मल पर्सन तो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, जिनको थोड़ा सपोर्ट मिल गया था, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उस एरिया की, ठीक है, तो वो लोग एजुकेटेड हो गए थे। या फिर कुछ वहाँ पे जो जैसे आज भी होता है कि कुछ लोग काफी मतलब रुपए पैसे वाले होते हैं, काफी कुछ लोग गरीब होते हैं, तो गरीब तो वैसे ही गरीब रह गए, वो तो ना तो उनके पास जमीन है, ना तो एजुकेशन है, और जो रूल भी है तो वो उनके ऊपर वही हावी होंगे, जो मतलब उन पढ़े लिखे लोगों ने। मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन को वहां पर भेज दिया, सबसे जो डिसीजन ले सकता है, जो मेन डिसीजन ले सकता है, तो ऐसे लोग को भेज लिया, तो जो सिर्फ उन्हीं को फायदा पहुंचा रहा है, बल्कि गरीबों को और औरतों को और जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या था, ये मतलब एक ऐसा रूल था जो मतलब अनफेयरनेस, मतलब अनफेयर था, मतलब कि साफ सुथरी बात नहीं थी, कि मतलब ठीक नहीं था कि एक कोई ऐसा पर्सन, ऐसे लोग किसी को भी चुन देगा और वो पूरी कंट्री के ऊपर मतलब रूल करेगा, तो वो ठीक नहीं था कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आगे क्या हुआ। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, द कंट्री वॉज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब नियम अधिनियम वही लोग बनाते थे, जो मतलब कुछ खास कुछ लोग ही जिनको चुनकर भेज देते थे उस जगह पर। ठीक है, वो पूरी कंट्री पर रूल करते थे। ठीक है बच्चों, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब भारत में बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता से पहले
क्या था, अब ये बता रहे हैं बच्चों, ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। मतलब वही बच्चों की, मतलब जो लोग पढ़े थे और पढ़े लिखे थे या फिर एजुकेटेड थे, वही लोग बहुत, मतलब माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक लोग थे, बहुत कम मात्रा में थे, जिन अल्पसंख्यक मतलब जिनकी मात्रा जो जो बहुत कम लोग थे, ठीक है, वॉज अलाउड, उनको क्या था, अलाउड था, मतलब कि वो कर सकते थे ऐसा, उनको अधिकार था, ठीक है, वोट देने का। एंड दे मतलब एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। जो कम लोग थे, सोचिए, जो इतने से लोग हैं और वो इतने सारे लोग के ऊपर, उनके उनके ऊपर जो रूल्स है वो मतलब कर रहे थे। दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन, ये निर्णय लेते थे, द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। वो इतने कम लोग, इतनी बड़ी मेजॉरिटी जो बहुतायत मात्रा में थे, उनके लिए क्या करते थे, वो निर्णय लेते थे, ठीक है। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी, जैसे सेवरल पीपल, कई लोग ऐसे थे, इंक्लूडिंग गांधी जी को गांधी जी के की बात कर, मतलब साथ के साथ गांधी जी भी उन लोगों में थे। वर शॉक्ड, मतलब वो क्या है, बहुत ही आश्चर्यचकित थे एट द अनफेयरनेस, मतलब अनौचित्य, जो अनौचित्य बोलते हैं, अनफेयरनेस मतलब जो अनुचित हो रहा था, कि मतलब यार, कि थोड़ी कम लोग, इतने कम लोग मतलब वोट दे जा रहे हैं, और वो मतलब किसी मेन पर्सन को मतलब वहां पर रूल करने के लिए भी मतलब उनको नियम बनाने के लिए अधिकार भी दे देते थे, इससे मिल जाता था। ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, मतलब ऐसे बहुत कम लोगों को जो वोट देने का अधिकार था। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब इस तरह से क्या है, दिस इज नोन एज, जो कि क्या होता था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि क्या है, जो जाना जाता था सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, इसको बोलते थे, ठीक है। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। फिर यहाँ पर एक बार बच्चे देख रहे हैं, सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट हैव द राइट टू वोट, दिस इज नोन एज। हाँ बच्चे एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जो कि इस नियम के खिलाफ थे, कि मतलब सिर्फ उन्हीं लोग को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए जिनके पास जमीन जायदाद है, जो कि एजुकेटेड है। तो वो जो लोग इसके अगेंस्ट थे, उनमें गांधी जी भी थे, जो कि उसके अगेंस्ट थे, और उन्होंने कहा था कि ये अनफेयरनेस है, मतलब अनौचित्य है, और वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे। और उन्होंने क्या करा था, कि उन्होंने डिमांड करी थी, कि गवर्नमेंट, जब उस समय की गवर्नमेंट से डिमांड करी थी, दैट ऑल एडल्ट हैव द राइट टू वोट, मतलब सभी जो वयस्क थे, उन सभी को, क्या अडल्ट मीन्स वयस्क, जो वयस्क लोग थे जो उस कंट्री के उस समय, तो क्या था, उन सभी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पर ये लिखा है, ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। इसको, जिसे कि क्या कहा जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाएगा, ठीक है। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी से, मतलब गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने एक जो मतलब मैगजीन थी, जर्नल था, उसको प्रकाशित कराते थे, मतलब, ठीक है, और जिसका नाम था यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया इन 1931, ये 1931 की बात है, जब गांधी जी ने उस मैगजीन में लिखा था, यंग इंडिया में, आई कांट पॉसिबली वियर द आइडिया, मतलब मैं इस जो आइडिया, ये जो विचार है, मैं इस विचार को सहन नहीं कर सकता, दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, मतलब जो जिसके पास धन है, और वही वही कर सकता है, बट मतलब उसे ही वोट करना चाहिए। बट दैट अ मैन, ऐसा व्यक्ति, हु हैज गॉट कैरेक्टर, जिसके पास कैरेक्टर है, मतलब जिसके पास चरित्र है, बट नो वेल्थ, जिसके पास धन नहीं है, और लिटरेसी या फिर शिक्षा नहीं है, शुड हैव नो वोट, मतलब क्या मतलब इसका मतलब उसके पास अधिकार नहीं है। और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली, जो मनुष्य बहुत ही मतलब ईमानदारी से काम कर रहा है, बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो, डे इन एंड डे आउट, मतलब जो पूरा दिन रात जो काम कर रहा है और पसीना बहा रहा है, तो क्या ऐसे ऑनेस्ट जो पीपल हैं, क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, जो मतलब जो क्राइम हो रहा है, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ, मतलब ऐसे लोग के लिए क्या उनको वोट नहीं देनी चाहिए? यहाँ पर फिर पढ़ लेते हैं बच्चों, स्वीट ऑफ द वोट, डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, मतलब गरीब लोगों के लिए और जो ऐसे क्राइम करते हैं उनके लिए वो अधिकार नहीं थे, ठीक है।
लुक एट द मैप। बच्चों मैप जो था उसके लिए ये लिखा हुआ है, ये हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, अभी हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर एक एक्सरसाइज लिखी हुई है जिसे आपको करना है कि इसमें ये बताया गया है ये जो जैसे डिसीजन है वो कौन लेता है, जैसे लोकल गवर्नमेंट ले सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट लेती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, ये कुछ डिसीजंस है जो आपको सोचना समझना है और इसके बारे में करना है। अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप पहले कोशिश करिए कि यहाँ आपको ये देखना है कि जो कुछ डिसीजंस है वो कौन लेता है, लोकल गवर्नमेंट लेगी या फिर स्टेट लेगा या फिर सेंट्रल लेगा। ठीक है, ये आपको खुद को करना है बच्चों। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट डू यू फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बताऊंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों को बताऊंगी। बच्चे जो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ ये दोनों तरीके के बच्चों के लिए, जो दोनों जैसे कुछ लोग जो हिंदी मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं या कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं, ये दोनों तरीके के बच्चों के लिए ये जो लेसन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, इसलिए मैं एक एक लाइन का यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए कि आप चूज करो कि अगर आपको हिंदी से लेना है, हिंदी से एग्जाम देना है तो आप हिंदी से दो, या इंग्लिश से देना है तो आप इंग्लिश से भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होती होगी। अगर थोड़ा बहुत वोकैब में भी दिक्कत होती होगी तो बच्चों उसके लिए भी मैं वहाँ पर हिंदी से लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी हिंदी मातृभाषा है, ज्यादातर सभी के तो हिंदी जल्दी सबको समझ में आ जाती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट, मतलब आप सरकार के बारे में क्या समझते हैं। लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ। यहाँ पर 5 वेज लिखने हैं जिसके जो कि गवर्नमेंट अफेक्ट करती है आपकी डेली लाइफ में। ठीक है, वो इसके यहाँ पर आपको ये लिखना है। ठीक है, अभी बच्चों मैं हिंदी में भी बताऊंगी, पहले मैं पूरा इंग्लिश में बता दूं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर, उसके बाद मैं हिंदी में भी सारे क्वेश्चन बता दूंगी। ठीक है बच्चों, तो इनको बच्चे मैं बताती तो हूँ लेकिन आपको लिखना भी है इसका। ठीक है, और मुझे कोई भी बच्चा कोई भी आंसर नहीं, इतने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए 32 33 बच्चे या 34 बच्चे हैं, मान लीजिए उनमें से कुछ तो बच्चे हैं जो बहुत सीरियस होंगे, तो कम से कम आप सभी को जितने लोग भी जो सीरियस हैं थोड़ा, तो वो बच्चे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लेट्स एडू एकेडमी उसको ज्वाइन करिए और अपने जो आंसर्स है उसमें लिखकर पोस्ट करिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर है व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये बच्चों आपको देखना है ये क्या है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन को समझना है। अब आपको मैंने पूरा जो लेसन है वो मैंने पढ़ा दिया है। बच्चों इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो इतना तो समझ पाएंगे मुझे ऐसा लगता है, तो उनको ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट मतलब क्या होता है, मताधिकार। ठीक है, मताधिकार होता है सब, मताधिकार आंदोलन। ठीक है, सफरेज मूवमेंट मतलब मताधिकार आंदोलन। व्हाट डिड इट अकॉम्प्लिश। ठीक है, तो इस अकॉम्प्लिश मतलब उपलब्धि। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकॉम्प्लिश। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट, हाउएवर a few people don't share his views, that few views they feel that illiterate people who are mainly poor should not be given the right to vote. What do you think, do you think this would be a form of discrimination। बच्चों ने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पिछले लेसन में पढ़ा है, वही ये बता रहे हैं कि क्या वो जो ये जो लिखा है स्टेटमेंट क्या वो डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन है कि उसको इंडिकेट करता है। गिव 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर व्यूज, जो आपके व्यूज हैं बच्चों, जो आपके विचार है उसके लिए 5 पॉइंट्स देकर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर हो गया। अब मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन बता देती हूँ बच्चों। जो क्वेश्चन 1 है उसको हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में है आपका क्वेश्चन कि आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं या समझते हैं, एक सूची बनाइए। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट 5 वेज, मतलब यहाँ पर 5 वेज लिखा है, बट मैंने जो क्वेश्चंस लिए वो हिंदी मीडियम की जो बुक है, मतलब हिंदी वाली जो बुक है मैंने उससे क्वेश्चन लिए हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। आप सरकार शब्द से क्या समझती है, एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन,
सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है? बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, नहीं तो अगर आप मतलब ये देखिएगा कि मतलब आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, बट लेकिन क्या होता है ज्यादातर मैं कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा एडिट भी करती हूँ, तो उसमें जैसे कुछ आप जो आपके लिए जरूरी है वो मैं वहां पर लिखना चाहती हूँ, और जो आपके लिए जरूरी नहीं है तो वो मैं यहाँ से क्वेश्चन से हटा देती हूँ। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यक लक्षण क्या है? ठीक है, मतलब थर्ड क्वेश्चन था वो। अब फोर्थ क्वेश्चन है, महिला मताधिकार क्या है, उसकी उपलब्धि क्या थी? फाइव क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज्यादातर गरीब हैं, वो मतलब वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है बच्चों? आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है यह भेदभाव का एक रूप है? मतलब जो जैसे मतलब वोट देने का अधिकार नहीं है, कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार है, बाकी लोग को नहीं, तो क्या ये भेदभाव को इंडिकेट करता है? तो इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको उसको अपने जो भी आप एक्सप्लेन करोगे उसके एज ए एग्जाम्पल की तरह आपको 5 पॉइंट देने हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारे बॉक्सेस में क्या लिखा हुआ था एज अ रिवीजन के लिए, कि हम पूरे लेसन में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसको एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम जल्दी से ऊपर फर्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर बॉक्स बॉक्स में क्या लिखा है, लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइन अबव एंड लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू बी डूइंग इन दीज न्यूज़पेपर हेडलाइंस। बच्चों ये दिया हुआ है कि मतलब ऐसी कौन कौन सी, जैसे जो ये ऊपर हेडलाइंस दी है, लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइन, अपनी जो हेडलाइंस है न्यूज़पेपर में, अबव एंड लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू बी डूइंग। मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें देखिए कि गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से हेडिंग्स की, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ हेडिंग्स है कि गवर्नमेंट ने ये किया वो किया, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो हेडिंग आप न्यूज़पेपर में हो वो लिखने के लिए। अच्छा बच्चों ये एक तरह से छोटे बच्चों के लिए है, जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनके लिए ये बॉक्स है, और आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी अगर ये जानना चाहते हैं कि हाँ ऐसी ही कोई न्यूज आई है गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो आप अपने एक एक्टिविटी के तौर पर आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या है। कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट बीन मेंशन्ड? मतलब क्या आप कुछ 3 बातें और बता सकते हैं जो कि डज विच नॉट बीन मेंशन, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। कोई आप 3 बातें और गवर्नमेंट के बारे में बता सकते हैं, वो एक्चुअली ये बताया गया है। ये बच्चों ये सब छोटे बच्चों के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, जो कि मतलब क्लास 6 के बच्चों के लिए है एक्चुअली ये, ठीक है। बच्चों यहाँ पर देखिए ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हो गया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई थी कि अगर इतने सारे लोग रहते हैं साथ में काम करते हैं तो उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हो गया, और यहाँ पर रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे ऐसे, या फिर भारत पेट्रोलियम हो गया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये तो मैप है बच्चों, ये तो देख लिया। यहाँ पर बॉर्डर है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। ऐसे ही म्यांमार हो गया, ये सारा बताया गया है यहाँ पर। बच्चों ये हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। ये बताया गया कि प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर कैसे एक मतलब पूरे कंट्री को डिवाइड किया गया है राज्यों में। तो ये बताया गया यहाँ पर ताकि प्रशासन देश का सही से चल पाए, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बोला गया है, डिस्कस करना है। थिंक, बच्चों ये क्वेश्चन आपको करना भी है। थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट दैट पीपल अबाइड टू दिस लॉ? मतलब कि ये क्वेश्चन बच्चों आपको करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, कुछ ये डिस्कस करने के लिए कुछ ये भी क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको देखना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको खुद करने हैं, तो आप देख लीजिए। जैसे कि डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम? मतलब कि क्या कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण डिसीजन जो लोगों को इफेक्ट करते हैं। गिव 2 रीजंस फॉर योर आंसर, अपने इसके लिए कुछ 2 आंसर देने हैं, ठीक है बच्चों। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, तो ये आपको करने हैं, आपको पढ़ना है और करना है बच्चों। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक होगी उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करके, यहाँ पर 32 नंबर के पेज जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर देखिए एक इमेज है, उसके जस्ट पास में ही ये वाला कॉलम होगा, तो वहीं पर ये लिखा हुआ क्वेश्चन, तो उसको आपको खुद को करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है वो तो मैंने बता दिया। ये तो एक्चुअली वो इस टॉपिक के रिलेटेड, जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चन है, तो उसको आपको लिख के कोशिश मतलब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर्ड पावर ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए मूवमेंट एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट वुमेन। मतलब एक्चुअली देख बच्चे ये बताने की कोशिश किया गया है कि जो मतलब यूएसए यूरोप इन सब में जो वुमेन्स थी और जो पुअर थे उन्होंने अपने लिए क्या क्या फाइट करी है, क्या संघर्ष की है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि कैसे लोगों को वोट देने का अधिकार कब मिला। ठीक है, सबको क्योंकि वोट देने का अधिकार भी नहीं था, भले ही इंडिया के अलावा भी जो कंट्रीज थी उसमें भी वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। आप ये सोचिए बच्चों कि 1920 में अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला। वाइल पीपल इन द यूके गॉट टू वोट ऑन द सेम टर्म एज मेन सम ईयर्स लेटर। बल्कि जो यूके था, जैसे कि ब्रिटेन वहां पर क्या है 1928 में मिला, जैसे कि आदमियों को मिलता था वैसे ही यहाँ पर लिखा है वुमेन इन द यूके गॉट टू वोट ऑन द सेम टर्म। मतलब जैसे आदमियों को वोट देने का अधिकार था वैसे ही औरतों को भी मिला। कब मिला? 1928 में मिला और 1920 में मिला। बच्चों ये जो ये फैक्ट है, आप उसमें अपने क्वेश्चन आंसर जो मतलब आंसर जो होते हैं जीएस के, उसमें आप इसको यूज करते हैं या फिर कर सकते हैं, या फिर अगर कोई वुमेन से रिलेटेड ऐसे आता है तो उसमें भी आप इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है पूरा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, अब आगे तो अब हो गया कंप्लीट बच्चा। हाँ, अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो मतलब जो स्टेट्स के नेम हैं, ये सब छोटे बच्चों के लिए बच्चों, ये आपके लिए नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। नेम्स ऑफ द नाइबर्स ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से, मतलब जो जिनसे इंडिया की सीमाएं जुड़ती हैं, तो वो कौन कौन सी है बच्चों। आपके पास अगर मैप होगा, जैसे कि ऑक्सफोर्ड का मैंने मैप बुक लिस्ट में आपको बताया था कि आपको ऑक्सफोर्ड का जो मैप मतलब लेना है, तो वो आपने अगर लिया होगा या तो फिर आपके पास जो इतना बड़ा चार्ट जैसा होता है अगर वो होगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि इंडिया में कौन कौन से नाइबर्स हैं। नेम्स ऑफ योर, मैं इसको पढ़ाऊंगी जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तब उसमें आपको बताऊंगी सारा कुछ एक्सप्लेन करके। नेम्स ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड इट्स नाइबर्स। बच्चों ये भी बताना है कि आपको कुछ स्टेट्स के नेम जो आपके मतलब कंट्री में स्टेट हैं उनके बारे में लिखना है, और यूनियन टेरिटरी मतलब कि जो केंद्रीय शासन जहाँ पर है, ठीक है, तो वहाँ उनके भी नाम बताना है जहाँ केंद्र का शासन चलता है। ठीक है, एंड इट्स नाइबर, मतलब कि जैसे कि स्टेट में क्या होते हैं सीएम होते हैं, लेकिन क्या होता है यूनियन टेरिटरी मतलब संघ की जो संघीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो वहां पर कुछ कुछ क्षेत्र होते हैं जो सिर्फ केंद्र ही उसमें रूल करती है एक तरह से। ठीक है, तो उसको उसके बारे में यहाँ पर उनके नाम बताएं, जैसे दिल्ली हो गई, ठीक है, पांडिचेरी हो गई, लद्दाख, ऐसे मतलब कई प्लेसेस हैं जहाँ पर केंद्र का शासन डायरेक्ट होता है। ठीक है, इट्स नाइबर और इसके पड़ोसी देश, जैसे मान लीजिए पड़ोसी स्टेट है, मान लीजिए आपने यूपी ले लिया तो उसके पड़ोसी स्टेट कौन कौन से हैं, आपने एमपी लिया तो उसके पड़ोसी स्टेट का, ये सब आपका अगर लिखने का मूड है तो आप करिए, अदरवाइज आप अपना जो मैप है उससे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, नेम्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स नाइबर, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखिए। ठीक है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए आप यूपी में है तो आप उनके उसमें कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है उसको लिख लीजिए, एंड इट्स नाइबर उसके जो पड़ोसी हैं, तो ये मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास के जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में लिखना है। रूट्स फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल कैपिटल, मतलब नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली के बारे में बात की गई है यहाँ पर। आप अपने जो घर है आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां से एक रूट देखिए, मैप में देखना है, वो जो मैप उसमें दिया है, एक्चुअली उसमें इतना साफ तो दिया नहीं है, आपके पास जो मैप होगा उसमें आप देख सकते हैं कि आपके घर से आपके डिस्ट्रिक्ट से कैपिटल मतलब दिल्ली का रूट क्या है, वो आप अपने मैप से देख सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल मैप भी आजकल चल रहा है मोबाइल में, आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये फिर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मिलेंगे, जो कि लेसन 4 होगा। तो मुझे आशा है कि बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर बच्चे आपको समझ में आता है तो आप हमारे लेक्चर को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चों आप अपनी जो प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम है तो अगर मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर मैं सॉल्व कर पाऊंगी तो मैं उससे जरूर सॉल्व करूंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।